नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR नीति संशोधन नियम 2022 जारी किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूरे हुए। आंगनवाड़ी केंद्रों में देशी खिलौनों के माध्यम से लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दक्षिण एशिया के 5 देशों ने एशियन पाम ऑयल अलायंस का गठन किया। नीति आयोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जल के व्यापार के लिए नीति का प्रारूप तैयार करेगा। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक CSR से संबंधित है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नीति संशोधन नियम 2022 जारी किए हैं। इन नियमों ने कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनी CSR नीति नियम 2014 में संशोधन किए हैं। कंपनी अधिनियम के तहत कुछ शर्तों को पूरी करने वाली कंपनियों को अपने औसत निवल लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होता है। इन कंपनियों के लिए CSR व्यय अनिवार्य किया गया है जिनका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो, या फिर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, या फिर जिन्हें लगातार पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक का शुद्ध लाभ हुआ हो। नए नियमों के मुख्य प्रावधानों के तहत कंपनियों को खर्च नहीं किए गए CSR खाते की राशि को 3 वित्त वर्षों के भीतर इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए CSR समिति का भी गठन करना होगा। सामाजिक प्रभाव आकलन यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए खर्च को CSR खर्च में शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये व्यय एक वित्तीय वर्ष में कुल CSR खर्च के 2.5% या फिर 50 लाख रुपए जो भी अधिक हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि पहले ये कुल CSR खर्च का 5% या फिर 50 लाख रुपए जो भी कम हो वो रखा गया था। 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक CSR बजट वाले व्यवसायों और 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक के परिव्यय वाली सभी परियोजनाओं के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अनिवार्य है। इसके अलावा CSR गतिविधियों पर नई वार्षिक रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा और कंपनी को अपनी वेबसाइट पर CSR समिति की संरचना और CSR नीति का उल्लेख करना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूरे हुए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत हाशिए पर रहे कम से कम 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाता है। ये बीमा अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है और आयुष्मान भारत योजना का घटक है। योजना के तहत निधि का आवंटन केंद्र और राज्य में किया जाता है। इसमें राज्यों और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60 और 40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों या संघ शासित प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 90 और 10 के अनुपात में, वहीं बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली आदि जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र 100% निधि प्रदान करता है। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जाती है। योजना में परिवार में सदस्यों की संख्या और आयु सीमा संबंधी कोई शर्त नहीं है। इसमें पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर किया जाता है। इस योजना का लाभ देश भर में कहीं भी उठाया जा सकता है। इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वजह से आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी आई है। आपको बता दें कि लगभग 4 करोड़ गरीब लोगों को अस्पताल में निःशुल्क इलाज का लाभ मिला है।
इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और चिकित्सा तक पहुंच में वृद्धि हुई है। देश भर में 25,000 अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से 37 मिलियन से ज्यादा लोगों का अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया गया। इस योजना ने स्वास्थ्य प्रणाली में वहनीयता और जवाबदेही को संभव बनाया है। समय पर उपचार से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ का विस्तार अनौपचारिक सफाई कर्मियों तक भी किया जाएगा। सरकारी योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर के कर्मियों को भी इसका लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। इस विस्तार के लिए प्रीमियम का वित्त पोषण केंद्रीय क्षेत्र की योजना, मशीनीकृत स्वच्छता प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नमस्ते से किया जाएगा। अगली खबर आंगनवाड़ी केंद्रों पर आधारित है। आंगनवाड़ी केंद्रों में देशी खिलौनों के माध्यम से लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छोटे बच्चों की लर्निंग में स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने का एक अनूठा तरीका अपनाया है। जिन स्वदेशी खिलौनों को इसमें शामिल किया गया है उनमें शामिल हैं गुजरात के टेराकोटा खिलौने, आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली और एटीकोप्पका खिलौने, कर्नाटक के चन्नापटना खिलौने और त्रिपुरा के बांस के खिलौने। इन स्थानीय स्वदेशी और डू इट योरसेल्फ यानी DIY खिलौनों का उपयोग आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। इन खिलौनों का इस्तेमाल बच्चों और उनके परिवारों को स्वस्थ जीवन और बेहतर पोषण अभ्यासों के बारे में शिक्षित करने के लिए किया जाता है। मंत्रालय ने स्वदेशी खिलौनों की एक राज्यवार राष्ट्रीय सूची बनाई है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसे साझा किया है। राज्यों को अपनी स्थानीय खेल सामग्रियों, लोक कथाओं और स्वदेशी खिलौनों को एक दूसरे के साथ साझा करने और विनिमय करने का निर्देश दिया जा रहा है। विविधता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाई जा रही है। उदाहरण के लिए पंजाब के साथ आंध्र प्रदेश की जोड़ी बनाई गई है। जब इन खिलौनों के माध्यम से बच्चों की लर्निंग की जाएगी तो उसके कई लाभ होंगे। इससे अनुभवजन्य शिक्षा, टीम वर्क और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है। गणित, भाषा विज्ञान आदि में बेहतर लर्निंग परिणाम प्राप्त होते हैं। छात्रों को उनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में मदद मिलती है। मांग में वृद्धि से स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलता है। खिलौनों के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। भारत में खिलौना उद्योग की बात करें तो इसका आकार लगभग $1.7 बिलियन है। भारत का खिलौना बाजार बड़े पैमाने पर असंगठित है, लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो भारत का खिलौना बाजार चीन में बने खिलौनों से भरा पड़ा है। मेड इन इंडिया खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयात के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है और इसके अलावा सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। अगली खबर नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जल के व्यापार के लिए नीति का प्रारूप तैयार करेगा। नीति आयोग कमोडिटी एक्सचेंजों में सोने, चांदी और कच्चे तेल की तरह जल के व्यापार के लिए भी नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है। जल के व्यापार का मतलब है जल तक पहुंच के अधिकार की खरीद, बिक्री या उसे लीज पर देने से है। इस व्यापार में जल के उपयोग का अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जल का बाजार मूल्य उसकी मांग और आपूर्ति को दर्शाता है। जल का व्यापार पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जैसे देशों में प्रचलित है। वर्ष 2020 में शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में पहला व्यापार योग्य जल मूल्य वायदा सूचकांक लॉन्च किया गया है। जल के व्यापार से काफी लाभ होगा क्योंकि इससे जल का मूल्य पता चल पाता है और इसके कुशल उपयोग और बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इससे जल की उपलब्धता और उसके उपयोग के प्रबंधन में लचीलेपन में वृद्धि होती है। ये सूखा राहत उपायों पर सरकारी खर्च को कम करता है। ये एक तरह से सूखे के खिलाफ किसानों को बीमा प्रदान करता है। हालांकि जल के व्यापार से जुड़ी कई चिंताएं भी मौजूद हैं। समाज के गरीब और हाशिए पर रहे वर्गों पर अधिक प्रभाव पड़ने की वजह से ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। भारत में जल का आध्यात्मिक महत्व है और ऐसे में इसका व्यापार समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत है। सबसे पहली बात तो ये है कि जल एक सार्वजनिक वस्तु है और इसके अलावा जल तक पहुंच मूल मानवाधिकार भी है। जल के व्यापार से इसके निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और इससे इस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। आप लोग इसके कितने फेवर में हैं और कितने अगेंस्ट में हैं, आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वहीं एक तर्क ये भी है कि व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि के माध्यम से जल अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करता है। अगली खबर है, दक्षिण एशिया के 5 देशों ने एशियन पाम ऑयल अलायंस का गठन किया है। एशियन पाम ऑयल अलायंस का गठन दक्षिण एशिया में पाम ऑयल के 5 बड़े आयातक देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने किया है।
ये 5 देश हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। भारत का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन इसके सचिवालय का प्रबंधन करेगा। पाम ऑयल की 40% वैश्विक मांग एशिया में ही है। भारत इसका सबसे बड़ा आयातक है और मांग में इसकी हिस्सेदारी लगभग 15% है। एशियन पाम ऑयल अलायंस के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता को मजबूत करना और आयात को सतत बनाए रखना है। एशियन पाम ऑयल अलायंस कार्य करेगा पाम ऑयल की नकारात्मक छवि को बदलने में सहायता करने में, साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि इसे उच्च गुणवत्ता वाले किफायती और स्वस्थ वनस्पति तेल के रूप में मान्यता दिलाई जाए। पाम ऑयल के उपयोग वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करेगा और ये सदस्य देशों में पाम ऑयल की खपत बढ़ाएगा। दरअसल पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है। इसे एलएस गिनेंसिस जो कि अफ्रीकी पाम ऑयल है या एलएस ओलिफेरा जो कि दक्षिण और मध्य अमेरिका मूल के ताड़ के फल से प्राप्त किया जाता है। ये विटामिन ए और ई से समृद्ध है। इसमें ट्रांस फैटी एसिड नहीं पाया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल खाद्य उत्पादों और औद्योगिक उपयोगों में किया जाता है। पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEOOP। ये खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पाम ऑयल क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया। ये रिपोर्ट वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसे यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागर विज्ञान आयोग और गूज के अन्य भागीदारों के साथ साझेदारी में जारी किया जाता है। गूज समुद्री और महासागरीय डेटा के पर्यवेक्षण, प्रतिरूपण तथा विश्लेषण के लिए एक स्थायी वैश्विक प्रणाली है। इस रिपोर्ट ने पहली बार जैविक पर्यवेक्षणों पर प्रकाश डाला है और प्रणाली में निहित खामियों की पहचान की है। इस रिपोर्ट में हिंद, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर जैसे महासागरों में परिचालन सेवाओं में असमानता को रेखांकित किया है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि वायुमंडल में प्रतिवर्ष उत्सर्जित 40 गीगाटन कार्बन का 26% महासागर अवशोषित कर लेते हैं, 48% वायुमंडल में बना रहता है और शेष कार्बन स्थलीय जीवमंडल में समा जाता है। समुद्र में लगाए गए केवल 5% प्लेटफॉर्म भी जैव भू रासायनिक सेंसर से युक्त हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर भी शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि आर्गो प्रोफाइलिंग फ्लॉट एरे कोविड महामारी से पहले की तुलना में 15% कम डेटा प्रदान कर रहा है। इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में कहा गया है कि डेटा एकत्र करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए निवेश की जरूरत है। साथ ही ये सिफारिश की गई है कि फेयर डेटा तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। फेयर का मतलब है फाइंडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी। इसमें समुद्र के बढ़ते स्तर के खतरे का सामना कर रहे समुदायों और तटीय क्षेत्रों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियां जरूरी हैं। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के पूर्वानुमान में सुधार करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय आर्गो कार्यक्रम की बात करें तो ये लगभग 3800 फ्लोट्स की वैश्विक एरे यानी सारणी का प्रबंधन करता है। ये फ्लोट्स विश्व के महासागरों के ऊपरी 2000 मीटर के दबाव, तापमान और लवणता को मापते हैं। ये गूज और ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम दोनों का एक प्रमुख घटक है। ये महासागर और वायुमंडलीय सेवाओं के लिए तापमान और लवणता पर नियर रियल टाइम डेटा प्रदान करता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। वोस्ट्रो खाता। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता यूको बैंक को भारतीय रुपए में व्यापार निपटान के लिए रूस के गाज़प्रोम बैंक में एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। ऐसी मंजूरी प्राप्त करने वाला ये पहला बैंक है। दरअसल वोस्ट्रो खाता एक ऐसा खाता होता है जो एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है। जैसे इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। HSBC वोस्ट्रो खाता भारत में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यूको बैंक के इस कदम से रुपए को बाजार की अस्थिरता से बचाया जाएगा। साथ ही ये रूस की भी मदद करेगा क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से रूस स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकता है। स्विफ्ट विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रणाली है। वोस्ट्रो लैटिन शब्द योर्स यानी कि तुम्हारा से लिया गया है, तो इस तरह से ये हुआ तुम्हारा खाता। वाणिज्यिक पत्र।
कमर्शियल पेपर्स। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 100 करोड़ रुपए या अधिक की नेट वर्थ वाले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि कमर्शियल पेपर्स को जारी करने की अनुमति प्रदान की है। कमर्शियल पेपर्स कंपनियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक अल्पकालिक ऋण साधन है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर 1 वर्ष तक की अवधि के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता है। ये एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है। इसे वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर छूट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कमर्शियल पेपर का लाभ ये है कि इसके लिए कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसके लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। कम धन लागत में इसे खरीदा जा सकता है। इसमें अत्यधिक तरलता होती है। निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न और डिफॉल्ट की कम संभावना होती है। मोटर वाहन उद्योग मानक। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन उद्योग मानक 145 में निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को संशोधित करने के लिए एक प्रारूप संशोधन जारी किया है। इस संशोधन के जरिए मौजूदा सीट बेल्ट अलार्म को ड्राइवर और अन्य सभी सीटों पर बैठने वालों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अभी सीट बेल्ट अलार्म का प्रावधान केवल ड्राइवर और सह चालक के लिए है। वर्ष 2019 में ड्राइवर और आगे बैठे सहयात्री के लिए सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य कर दिया गया था। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय विनियमन संयुक्त राष्ट्र विनियम संख्या 16 के अनुरूप है। 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान रेडियो अल्टीमीटर में 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम के संभावित हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की है। रेडियो अल्टीमीटर एक उपकरण है। ये विमान के ठीक नीचे के क्षेत्र के ऊपर विमान की ऊंचाई की जानकारी प्रदान करता है। सी बैंड 3.7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड को संदर्भित करता है। ये तीव्र गति से 5G इंटरनेट और बेहतर कवरेज प्रदान करता है। विमान संचालन के लिए इस बैंड में अल्टीमीटर का उपयोग विमान की ऊंचाई का अत्यधिक सटीक माप सुनिश्चित करना है। ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रह्मोस 2 चरणों वाली मिसाइल है। इसके पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन और दूसरे चरण में एक तरल रैमजेट इंजन लगा हुआ है। इसे जमीन, हवा, समुद्र और जल के अंदर से लॉन्च किया जा सकता है। ये सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी गति मैक 2.8 है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी पर रखा गया है। ये भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। ये मिसाइल दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। पुनीत सागर अभियान PSA। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटना है। इसका लक्ष्य स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाना और उन्हें समुद्री तटों और नदी के किनारों को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में समझाना है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को शिक्षित करना और उन्हें स्वच्छ भारत के बारे में जागरूक करना है। ड्वॉरक तकनीक। ड्वॉरक तकनीक को विकसित करने वाले अमेरिकी मौसम विज्ञानी वर्नोन ड्वॉरक का हाल ही में निधन हो गया है। ड्वॉरक तकनीक एक सांख्यिकीय पद्धति है। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता का आकलन किया जाता है। इसके लिए उपग्रह इमेजरी पर आधारित क्लाउड पैटर्न का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता का मात्रात्मक अनुमान लगाने के लिए उन्नत अवरक्त या दृश्य उपग्रह इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को 1 से 8 स्केल पर मापता है। इन मापकों को T नंबर्स कहा जाता है और अंतिम आउटपुट करंट इंटेंसिटी नंबर होता है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन के सदस्य देश वर्ष 2050 तक वैश्विक NZE यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करने पर सहमत हुए हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को जैव ईंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये खाद्य तेल, कृषि अपशिष्ट, वसा या गैर खाद्य फसलों,
जैसे कि संधारणीय फीड स्टॉक से प्राप्त किया जाता है। पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में ये कार्बन उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकता है। ये कमी प्रयुक्त फीड स्टॉक और उत्पादन पद्धति पर आधारित है। भारतीय ओलंपिक संघ। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने के लिए शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राय की नियुक्ति की है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। ये एक गैर लाभ अर्जक संगठन है। ये ओलंपिक चार्टर के तहत मान्यता प्राप्त एक स्वायत्त निकाय है। ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी मुख्य भूमिका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय खेल आयोजन आदि है। इसके सदस्यों में राष्ट्रीय खेल संघ, राज्य ओलंपिक संघ और अन्य चयनित बहु खेल संगठन शामिल हैं। और आइए बात करते हैं उन स्थानों की जो कि चर्चा में रहे हैं। ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। हाल ही में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच हुए हिंसक सीमा संघर्ष में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। ताजिकिस्तान एक भू आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड मध्य एशियाई देश है। इसके उत्तर में किर्गिस्तान, उत्तर और उत्तर पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और पूर्व में चीन है। ताजिकिस्तान की 93% भूमि पर्वतीय है। उत्तर में अलाय रेंज और दक्षिण पूर्व में पामीर पर्वत मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ताजिकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कुलय इस्माइली सोमोनी है, जो कि 7495 मीटर की है। इसकी नदियां हैं अमू दरिया, सीर दरिया और वाशक, और यहाँ का प्रमुख ग्लेशियर है फेडचेंको ग्लेशियर। ये विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। और दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है किर्गिस्तान। यहाँ की राजधानी बिश्केक है। ये मध्य एशिया में स्थित है। ये उत्तर पश्चिम और उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व एवं दक्षिण में चीन, दक्षिण में ताजिकिस्तान और पश्चिम में उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है। किर्गिस्तान का प्रमुख पर्वत है तिएन शान, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट खान तेंगरी। इसकी प्रमुख नदियां हैं नारिन नदी, चू नदी, सीर दरिया आदि। किर्गिस्तान में भूरा भालू, जंगली सुअर, लिंक्स और ग्रे वुल्फ पाए जाते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से किर्गिस्तान में एंटीमनी, पारा अयस्क, सोना, कोयला भंडार तथा कुछ मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।